नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, नाउ देयर्स चाइना एंड इंडिया जो मेजर पावर्स है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद में यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे हैव देयर रोल्स टू प्ले। क्वाड एक हमने बना रखा है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रीजन? क्योंकि यहाँ पे हर वक्त चाइना की वजह से कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली एक इंडो पैसिफिक रीजन यूएस ने डिक्लेयर किया। पहले हम लोग उसको बोलते थे इंडियन ओशन रीजन और राइट। रिम पैक रिम ऑफ पैसिफिक ओशन कंट्रीज. So now, basically, if you talk about Indo-Pacific, it covers the entire Indian Ocean region and it covers the entire Pacific Ocean. इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सबसे एंड ये जो एरिया है इसमें ऑलमोस्ट 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड and larger and more economically powerful and militarily powerful countries reside. Right. Number one is USA, number two is Japan, number three is China, number four is India, Australia. All these are big countries with a big critical mass. So they are potentially very powerful countries. तो ये दो countries है. Apart from this, there are more than 28 to 30 littoral countries जो काफ़ी unstable हैं. तो एंड सो ह्यूमैनिटी 65% है. तो जहाँ ज़्यादा ह्यूमैनिटी है वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी. तो एक तो ये है. सेकेंडली, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमैनिटी है वहाँ पे रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता होगी. ट्रू। तो इफ़ यू सी, चाइना इज़ ए ऑयल गजलर, इंडिया इज़ ए ऑयल गजलर. और तो ऑयल कहाँ से आता है? तो ये जो पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इट इज़ ए हब ऑफ ट्रेड. ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज सेंटर्ड अराउंड दिस प्लेस. And if you talk about the oil trade, then almost 60% of the oil trade flows from in this place. So आप ये इमेजिन करिए कि ये इतना बड़ा मार्केट है और वो मार्केट को हम सभी को इंश्योर करना पड़ता है कि वो मार्केट में स्टेबिलिटी हो और कोई अदर इंटरफेरेंस ना हो. और यहाँ पे एक और मुश्किल ये है कि दिस व्हाट यू साउथ चाइना सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. राइट। अब साउथ चाइना सी में चाइना का बड़ा रोल है, अहम रोल है. और वो उसने एक 9 डैश लाइन खींच के रखी है जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है. और वो जो एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी है, उसमें एक ये कन्वेंशन है. उसमें रूल्स ऑफ द रोड और डिविजन्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिग्यूअस जोन एंड देन द EEZ मिस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ऐसे सब चीज़ें का वितरण के बारे में डेफिनेशन है. और ज़्यादातर अबाउट 62 कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उसको रेटिफाई कर रखा है, तो फॉलो करते हैं. उसमें चाइना नहीं है, उसमें USA नहीं है और कई अदर कंट्रीज़ नहीं है. लेकिन USA बाय एंड लार्ज उसको फॉलो करता है अपनी मर्जी से, क्योंकि वो वर्ल्ड का ही डिक्टेट करता है. बट ही बाय एंड लार्ज फॉलोज इट. चाइना डजंट फॉलो इट. अभी जैसे कि अगर चाइना ऐसे फॉलो करेगा तो 9 डैश लाइन का कोई मतलब बनता नहीं है. करेक्ट। बट वो कहता है कि 9 डैश लाइन इसलिए बना के रखे बिकॉज होल एरिया इज बेसिकली चाइनाज बैक वाटर. यानी कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस है, वो उनका पूरा उनकी सारी जुरिडिक्शन वहाँ चलेगी. अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे स्पैटल आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड्स हैं, और वो आइलैंड डिस्प्यूटेड हैं क्योंकि वहाँ पे फिलीपींस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सब कंट्रीज़ हैं जो कि उस आइलैंड्स को क्लेम करते हैं. जी। चाइना बोलता है कि ये हमारा आइलैंड है, तो वो ज़बरदस्ती उनको ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश करता है. वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार आपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया तो उसका EEZ उसके अराउंड आप खींच सकते हो, तो आपका रिसोर्सेज लेने की क्षमता और बढ़ जाती है. तो ये कष्ट भी है. एंड चाइना इज़ ए राइजिंग पावर और US नहीं चाहता कि चाइना इतना बड़ा उभरे, बिकॉज द ओनली थ्रेट टुडे टू वर्ल्ड ऑर्डर could be a confrontation between China and USA. And USA के लिए खासकर ये ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि वो he is today is the world leader and he wants to be the world leader for the next 100 years. ओके। और चाइना ही ऐसा है जो कि उसको he can actually give it a tough competition. तो ये सब चीज़ों का एक्चुअली मिश्रण है, मेल है, जमघट है. इसीलिए एशिया पैसिफिक रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन बहुत अहमियत रखता है. ओके। बट हु डू यू थिंक, मतलब ताइवान और इंडिया, इफ चाइना के साथ में किसी की भिड़ंत होती है इन दोनों में से पहले किसके साथ हो सकती है? देखो, ऐसा है कि जिस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, ताइवान इज़ ए कंट्री विच चाइना क्लेम्स इज पार्ट ऑफ चाइना. राइट। और एज अ लार्जर किंगडम. और ताइवान ये बात नहीं मानता है. अमेरिका इज प्लेइंग ऑन दिस डिस्प्यूट. देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट एज टू व्हाई अमेरिका इज साइडिंग विद ताइवान and playing on this dispute.
it is siding with Taiwan because again it comes under Indo-Pacific region राइट. and अमेरिका का वहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल है, उसके काफ़ी इंटरेस्ट भी हैं. वर्ल्ड में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, ट्रू. देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. तो ताइवान इज अ परमानेंट इंटरेस्ट फॉर यूएसए बिकॉज यूएस थ्रू ताइवान कैन गिव अ चैलेंज टू चाइना. And China knows that Taiwan is being backed by US. When you say US means all the NATO countries will back any conflict between China and Taiwan. तो शायद चाइना ऐसी गलती ना करे, क्योंकि जो भी कंट्री पावरफुल होती है वो ऐसे एक झटके में पावरफुल नहीं होती है. उनकी पॉलिसीज़, उनके रिसोर्सेस, उनकी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़, उनकी मिलिट्री पावर, उनकी इकोनॉमिक पावर सब अहमियत रखती है. तो ये बात तो कहीं गई नहीं कि चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड. उसकी जो क्रिटिकल मैस है, क्रिटिकल मैस क्या होता है कि कितना एरिया है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना मैन पावर है, कितना इंटेलिजेंट पीपल स्टे देयर, ये सब इट कम्स एट इज क्रिटिकल मैस. उस मायने से तो काफ़ी वो राइजिंग पावर है. आप वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. Almost 50 to 60% of the American industries actually set up in China because of the cheap labor there. So वो सब चीज़ें हैं. तो China is a country which is growing up, और जो country grow up होता है उसको कहीं कहीं ये दिखाना पड़ता है कि his intentions are very clear that he wants to become world number one. और वो इंटेंशन दिखाने के लिए उसको कुछ और चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे डिप्लोमेटिक मसल क्या बोलते हैं, सेबर रैटलिंग करनी जरूरी है उसके लिए. तो मेरे ख्याल से ये सेबर रैटलिंग होती है. मीन्स ही व्हाट इज डूइंग विद ताइवान इज जस्ट सेबर रैटलिंग. बट कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि somebody lands up with a confrontation with the world's biggest power. क्योंकि अगर ऐसे में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मेरा मानना ये है कि it will push back China's effort towards reaching number one position by at least next 10-15 years. क्योंकि जो भी वॉर होती है और अगर दो बड़े हाथी लड़े हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. करेक्ट. उनको भी होगा और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को भी होगा. तो इसीलिए मेरे ख्याल से कोई इतना बेवकूफ़ी नहीं कर सकता. ये जो न्यूज़ में जो आते हैं चीज़ें, सो इट इज़ TRP इज़ ऑल्सो एंड सम वेस्टेड इंटरेस्ट. बट मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी. देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर, देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर, बट पीपल एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर सेंसिबल. एंड अगर आपने अमेरिका की कभी वॉरफेयर के बारे में पिछले 20-25 साल से देखा होगा, सो दे विड्रू फ्रॉम वियतनाम, राइट. they withdrew from Afghanistan, but they are only targeting countries which are least powerful. And there is a huge asymmetry between American military power and the target country. तो अमेरिका उनसे भिड़ता है. अब यहाँ चाइना से भिड़ने का मतलब ही नहीं है कुछ, because China is also nuclear power. It's got tremendous amount of nuclear weapons, ballistic missiles. So it can do grave damage to America itself. So why should you don't fight a war for losing economic power? So उस मायने से आप चलें तो मेरे ख्याल से there will be the status quo will be maintained. राइट. जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हमारा जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, और उस बॉर्डर डिस्प्यूट के कई कारण हैं. एक कारण तो ये है कि चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है, और कई और नदन उत्तराखंड में भी वो कह रहे हैं ये पार्ट हमारा है. तो वो उनका मानना है. अब उन्होंने तिब्बत में कब्जा किया और तिब्बत को हमने सपोर्ट किया, उससे भी थोड़ा सा नाराज़गी है. 1962 का वॉर जो हुआ तो बेसिकली वो वही मुद्दा था. उसके बाद अमेरिका ने हमें हेल्प किया और हमने एक फोर्स खड़ी कर दी किनकी, ये टिबेटन्स की, जो आज भी खड़ी है. राइट. अमेरिका ने हेल्प किया एंड हमने उनके अगेंस्ट खड़ी कर दी. तो नेचुरली हमने भी कुछ किया. एट द सेम टाइम वो लोग क्या करते हैं, हमारा वहाँ जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है, AGL है, AGPL है, तो वो है. इट इज़ नॉट एक्चुअल, इट इज़ जिसके पास जितना उन्हें ऑक्यूपाई करते वो है. वो LOC नहीं है वहाँ पे, जब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइक LOAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, उधर नहीं है. सो देर इज़ ऑलवेज ए बॉर्डर डिस्प्यूट, बिकॉज हम सोचते हैं कि नेशनल लाइन ये है, वो सोचते हैं नेशनल लाइन ये है. तो ये वाद विवाद चलता रहता है. बट आपने देखा होगा कि 62 वॉर के बाद देयर हैज़ हार्डली बीन a major conflict other than Galwan and जो अभी रिसेंटली 2019-20 में हुआ था. उसके बाद out of the 7 hotspots, I think in 5 hotspots they have gone back, and there are 2 hotspots in which they have actually advanced the forces and they are not going back. तो उसका solution डिप्लोमेटिक है, उसका solution मिलिटरी नहीं है, it's a political solution है. तो see India and China are, ये मेरा मानना है, I may be totally wrong. Everything depends on what is the civilization value ये है. अभी अमेरिकन सिविलाइजेशन वैल्यू क्या है? 300 साल पुरानी और 250 साल पुराना है.
I mean वो कहते हैं ना खानदानी लोग I mean I'm giving a loose जी, yeah. comparison. तो वो वाली बात है जो so India and China are one of the oldest civilizations in the Right. world. So and they have survived till now and they are still becoming stronger. इसका मतलब क्या है? कुछ तो होगा उनमें so that they know how to manage themselves. They know how to build themselves. They know how to they know how to contain themselves. Right. They know how to expand themselves. They know how to consolidate their power. All these things, intelligence power, military power, economic power, both China and India. So उस मायने से देखा जाए तो both the countries will be sensible enough not to engage in a large scale war. Right. There could be minor skirmishes, वो जो थोड़ा सा अपने भड़ास निकालने के लिए, some because you have to play to the gallery. Indian politician will play to their gallery. Chinese politician will play to their gallery. ये सब होगा. मैं चाइना गया था 2009 में एंड वहाँ पे हम लोग 5-6 दिन रहे. आई वॉज इंस्ट्रक्टर इन नेवल वॉर कॉलेज. तो हमारे ऑफिसर्स गए थे तो मैं भी वहाँ गया था. उनके थिंक टैंक से हमारी डिस्कशन हुई. ऑल द डिस्कशन सरप्राइजिंगली हम लोग नेवल ऑफिसर्स, उनके भी फौजी ऑफिसर्स और कुछ सिविलियन से काउंटरपार्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं. किसी ने मिलिट्री के बारे में डिस्कस नहीं किया. एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमी. Yeah. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट इज मेकिंग देम पावरफुल. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेकिंग अस पावरफुल. सो इट बी फुलिश ऑन आवर पार्ट टू लैंड अप इन ए कॉन्फ्रंटेशन. वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ये सब है. ये है एक्चुअली, क्योंकि इफ टू नेबर्स विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज और द अदर. Right. तो ये इशू तो है. अभी चाइना इज डूइंग इट. उसका इंटरेस्ट क्या है? एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. right. तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी लोगों को अखरता है, हमें भी अखरता. क्यों? क्योंकि वो जो क्या कर रहा है कि ये जो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में वो जो कई छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, अनस्टेबल कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, उनको पकड़ के उनको मोटिवेट, उनको क्या करता है, सबवर्ट करके उनको और उनको फिर वो क्या करता है, लॉन्ग लाइन ऑफ क्रेडिट उनको देता है, लोन देता है, और नोइंग फुली वेल कि दे डोंट हैव द रिपेइंग कैपेसिटी. और उसके बाद लोन जब रिपे नहीं कर सकते तो आप क्या करता है, वो लैंड ले लेगा आपका, वो ले लेगा. ऐसा ही हम टोटा में हुआ. सो नाउ 99 ईयर्स का लीज ले लिया उसने. ऐसे ही बाकी कंट्री में होगा. अभी सितुए है, कैप्चू है जो आई मीन ये सब म्यांमार में है. यहाँ पे भी वो आई मीन ही इज बिल्डिंग पोर्ट्स एंड ऑल टू हैव अ फुटप्रिंट देयर. ग्वादर में तो है ही ना. ग्वादर तो उनका हो ही गया ऑलमोस्ट. ग्वादर उसका ऑलमोस्ट हो ही गया. Correct. क्योंकि उसने जो पाकिस्तान को लोन वापस करने की क्षमता है ही नहीं. सो अल्टीमेटली व्हाट ही विल डू दैट ही इज नाउ परमानेंट ऑक्यूपाइड दैट एरिया. नाउ जिबूती में सेम है. सो बेसिकली उसके बाद मडागास्कर में ही इज लुकिंग एट. सो ही इज ट्राइंग टू एनसर्कल. आई मीन ही मे और मे नॉट बी एनसर्कलिंग. Right. बट हमारा जो कॉनोटेशन ये होगा कि भाई एनसर्कल तो कर रहा है वो. बिकॉज जहाँ पे भी कॉमर्शियल वैल्यू के लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हो या आपकी प्रेजेंस कॉमर्शियल एस्पेक्ट के लिए, एक्टिविटी के लिए ही है, इसका मतलब इट डजंट स्टॉप देम गोइंग बियॉन्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी. कैन ऑल्सो बी मिलिट्री एक्टिविटीज. एंड वो जहाँ मिलिट्री एक्टिविटी की बात आई इंडियन ओशन रीजन में, जो हमारा बैकयार्ड है, जहाँ के हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तो नेचुरली रखेगा ही. सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो कॉइन टर्म अमेरिकन ने किया है, वो करते रहते हैं, उन्होंने किया हुआ है. बट कितना सच है कितना सच नहीं है, इसके बारे में तो आई मीन यू हैव टू डू अ डीप स्टडी. बट मेरा मानना ये है कि दे आर डूइंग इट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स एंड वी हैव टू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि while they may be doing for their benefit, but anything which is done for commercial purpose can also be utilized for military, and that is where the problem lies. Right. So that this, in short, is the issue between India and China.